जी जी जी। जी। हाँ जी, शुरू करते हैं। आज के वक्ता प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ IQSC संयोजक प्रोफेसर विनीता तुली और विभिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों से जुड़े प्रतिभागी। मैं गीता देवी आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के इस आभासी मंच पर आयोजित द्विसाप्ताहिक पुनश्चर्य पाठ्यक्रम यानी कि 2 वीक रिफ्रेशर कोर्स, जिसका विषय है भारतीय लोक परंपरा के विविध आयाम, में आपका स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम का आज 9वां दिन है और इस सत्र के हमारे वक्ता जाने माने सामाजिक विज्ञानी और मनोवैज्ञानिक और लेखक हैं। सर, आपका इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आपका विषय है लोक परंपराओं की परिधि और प्रयोजन। इससे पहले कि मैं आपको बोलने के लिए आमंत्रित करूं, आपका संक्षिप्त औपचारिक परिचय मैं देना चाहती हूँ। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ ठीक। रही है। जी जी सर, धन्यवाद सर। सर, आप भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, समाज विज्ञानी, लेखक, संपादक रहे हैं और आपने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में कुलपति के पद की भी शोभा बढ़ाई है। वर्तमान में आप श्री श्री विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप स्वतंत्र रूप से संपादन और शोध कार्य से भी जुड़े हुए हैं। सर, आपने जो अपनी शिक्षा है वो उत्तर प्रदेश से प्राप्त की है, जिसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय से आपने मनोविज्ञान में स्नातक और PhD की उपाधि प्राप्त की और वहीं से उपाधि प्राप्त करके आपने उसी विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विषय के व्याख्याता के रूप में कार्य किया है। इसके बाद आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्य किया और 1993 में आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। भारत के अतिरिक्त आपने जर्मनी, ब्रिटेन तथा अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि अध्यापक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। मनोविज्ञान के अलावा आपने विभिन्न विषयों पर अपनी 25 से अधिक पुस्तकें आपके प्रकाशित हैं, जिनमें से अगर मैं कुछ का परिचय अपने प्रतिभागियों को दूं तो उसमें से हैं होने न होने का सच, हिंदी भाषा और समाज, हिरना समझी बूझी बनचरना, भाषा में शिक्षा, चुनौतियां और उपेक्षाएं, बाल अपराध, ताकि उनका बचपन वापस मिल सके। इसके साथ आपके कुछ साझे कार्य भी हैं, जिसमें सामान्य मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति, आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान, ये सारे आपके जो विभिन्न विषयों से जुड़े हुए कार्य जो हम सबके बीच में हैं और हम सब उनसे लाभ उठा रहे हैं। आप समाज, शिक्षा, संस्कृति, भाषा और साहित्य से जुड़े प्रश्नों पर पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लेखन कार्य कर रहे हैं और विभिन्न संगोष्ठियों में, सेमिनारों में आपने इन विषयों पर वक्तव्य दिए हैं। अकादमिक क्षेत्र में आपके योगदान के आधार पर आपको दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में शामिल किया गया है, जिसमें भारत से आप अकेले हैं। अगर आपके सम्मानों की बात की जाए तो आपको कई सम्मानों से भी नवाजा गया है, जिसमें समाज विज्ञान के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से डॉक्टर हरि सिंह गौड़ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग की ओर से राधा कृष्ण पुरस्कार आपको मिला है और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसमें गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से भी आप नवाजे गए हैं। सर, आपने जब जब महाविद्यालय ने आपको बुलाया है, आपने हमारे बीच आकर विभिन्न विषयों पर हमारे ज्ञान वर्धन किया है। एक सूचना मैं आप सभी को देना चाहती हूँ कि सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसके बावजूद हमारे बीच में है बात रखने के लिए। तो मेरा अनुरोध है कि सर कुछ समय अपनी बात रखेंगे और जो आपकी फिर जिज्ञासाएं हैं उनके माध्यम से सर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो आपकी सर से जो भी जिज्ञासाएं हैं वो आप पूछ सकते हैं। सर, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं माइक आपको सौंपती हूँ। आप अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।
ARSD महाविद्यालय की इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में उपस्थित सभी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और डॉक्टर झा के नेतृत्व में इस प्रकार के आयोजन निरंतर हो रहे हैं और यह हमारे लिए एक गौरव का विषय है। मैं उन्हें भी इस अवसर पर बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम के लिए जब मुझसे संपर्क किया गया तो मुझे लगा कि हमें थोड़ा सा यह विचार करना चाहिए कि जब हम लोक कहते हैं तो उसका आशय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है और इसका प्रयोजन क्या है। यही विचार करके मैंने शीर्षक बताया था। इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं एक वेद का जो बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, इस मंत्र के कहने का हमारा एक विशेष उद्देश्य है। इसमें सह शब्द अनेक बार आया है, जो एक दूसरे से जुड़ने की, सहकार की, सहयोग की इच्छा की ओर ध्यान आकर्षित करता है। हम एक व्यक्ति के रूप में जीवन यापन करते हैं, लेकिन यह जीवन तभी संभव होता है जब हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। तो यह जुड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में जिस शब्द का उपयोग किया जाता है फोक, और उसके प्रयोग करने के जो संदर्भ हैं उन पर यदि आप विचार करेंगे तो बड़ी आसानी से आप गंवई, प्रिमिटिव, जो उस प्रकार के लोग हैं जो कहीं न कहीं पावर की हायरार्की में नीचे हैं, पड़े हुए हैं, धूल धूसरित हैं, हाशिए पर हैं, उनकी ओर संकेत किया जाता है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फोक लोर और फोक से संबंधित जितने भी अध्ययन 19वीं शताब्दी में आरंभ हुए थे, वो सब के सब विशेष तरह की जनजातियों, आदिवासी जातियों और समुदायों के जीवन को उत्सुकता के साथ देखने का एक प्रयास हुआ। यह अलग बात है कि उसका एक पक्ष यह भी है कि बहुत सारे लोगों को इंडियन घोषित कर दिया गया और उस इंडियन का आशय था जो सभ्य नहीं है। तो सभ्य और असभ्य यह दो श्रेणी बन गई और फोक जो है असभ्य के लिए सुरक्षित कर दिया गया, उत्सुकता के लिए, संग्रहालय के लिए, और उसको एक अजूबे के तौर पर देखा गया। ये एक सत्य है और उसी के अनुरूप हमने भिन्न भिन्न समुदायों का अध्ययन भी पूरा किया। एक और बात यहाँ पर विचार करने की है कि भाषा बड़ी गजब की चीज है। हम शब्दों का उपयोग करते हैं, वस्तुओं को नाम देते हैं, फिर वस्तुएं पैदा भी हो जाती हैं, फिर हम उसका उपयोग करने लगते हैं, फिर कुछ और उससे उपजता है। तो भाषा से हमारी जो मुलाकात है, भाषा का जो हमारा उपयोग है, जो वाक शक्ति है, उसके बहुत सारे परिणाम होते हैं कि हम विभिन्न कोटियां बना लेते हैं, कैटेगरीज फॉर्म करते हैं, और उन कैटेगरीज के अनुसार उस कैटेगरी के जितने सदस्य हैं उन पर
कुछ विशेषताएं आरोपित कर देते हैं और दूसरी कैटेगरी को दूसरे प्रकार की विशेषताओं के अनुसार हम देखते हैं। वैसे भाषा का महत्व भारत में भी कहा गया कि भाई शब्द से ही सब कुछ दिखता है। भर्तृहरि का बड़ा प्रसिद्ध वक्तव्य है, सर्वम शब्देन भाषते। और विटगेंस्टाइन भी यही कहते हैं कि भाषा हमारे यथार्थ की सीमा बनाती है। तो हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उसके साथ जो अर्थ जुड़े होते हैं वो हमको एक खास तरह से समर्थ बनाते हैं, व्यवहार के लिए तैयार करते हैं, जीवन जीने में सहायता पहुंचाते हैं। फोक का प्रयोग करके हम एक जगह पहुंचेंगे और लोक का प्रयोग करके हम दूसरी जगह पहुंचेंगे। मैं इतना पहले कहना चाहूंगा। लोक शब्द जो है वो हमारे लिए बड़ा प्रचलित है, परिचित है। वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, नासदी सूक्त में इसका उल्लेख आता है, और आगे भी तमाम संदर्भ हैं। भरत के नाट्य शास्त्र में भी इसका उपयोग है। और अगर आप देखेंगे तो संगीत में भी है, और जितने भी जीवन के बहुत सारे कार्य हैं उन सब में कहीं न कहीं लोक जुड़ा हुआ है। और लोक की एक खासियत ये है कि लोक किसी व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति के बदले पूरे समग्र का वह योगदान होता है। वैसे विद्वान लोगों ने जो इसकी परिभाषा की है, इसके शब्द का अर्थ का विश्लेषण किया है, वो कहते हैं कि जिस मूल धातु से इसका निर्माण होता है वह देखने के लिए प्रयुक्त है। वैसे जो दिखता है वह भी लोक है, जो देखने वाला है वो भी लोक है, जो देखा जा रहा है वह भी लोक है। लोक का बड़ा विस्तृत उपयोग हमको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्राप्त होता है। प्रायः लोक जो है वो समूह, जन, इसके अर्थ में प्रयुक्त होता है। पर इतना ही नहीं है, क्योंकि लोक में समग्र जो जगत है वह भी इकट्ठा शामिल हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना, भूलोक, स्वर्गलोक, द्युलोक, भूर्भुवः स्वः, ये तीन लोक की चर्चा हुई। तो ये लोक को ग्रहण करने की जो दृष्टि है वह हमको एक बहुत बड़े परिसर में ले जाती है, और यह लोक जो है वह समग्र या सकल का अनुभव का विस्तार है। वह किसी एक व्यक्ति का, तेरा मेरा नहीं, बल्कि सबका है, किसी का पेटेंट नहीं होता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि जो लोक है उसकी अभिव्यक्ति नाना रूपों में होती है। जो हमारी संवेदनाएं हैं, आप देखिए, हम लोक भाषा का प्रयोग करते हैं, लोक साहित्य का, लोक नृत्य का, लोक गीत का, लोक कला का, वगैरह वगैरह। आप अनेक प्रकार के लोक के अनुष्ठान भी हैं, लोकाचार भी है। और इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि तमाम तरह की कलाएं हैं, लोक नाट्य है, लोक वाद्य है। ये लोक के मानस की अभिव्यक्ति का बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। भित्ति चित्र भी बहुत सारे अभी भी बनते हैं, गांव में बनते हैं, विभिन्न व्रत पूजा के अवसरों पर बनते हैं। ये निरंतर बन रहा है और उसका उपयोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करने के लिए एक अप्रेंटिसशिप जो है वो घर में ही प्राप्त होती है, और ये निरंतर चलता रहता है। तो लोक की अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं। वह भाषिक भी है,
व्यवहार के स्तर पर भी है, साहित्य के स्तर पर भी है, अनुष्ठान के स्तर पर भी है, और वस्तु के रूप में भी दिखाई पड़ता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि आप पाएंगे कि लोक में तमाम तरह के किस्से भी चलते हैं, कहानियां भी चलती हैं, लोक गाथा बन जाती है। ये भी हम पाते हैं कि जो मुहावरे हैं, जो लोकोक्तियां हैं, वहां भी लोक उपस्थित है। मगर इन सारी अभिव्यक्तियों का कोई एक लेखक, कोई एक मालिक नहीं है जो उसको अपने आथरशिप से जोड़ सके, क्योंकि वह पूरे जन समाज की, पूरे लोक की उपलब्धि है। सभी उससे जुड़े रहते हैं। तो लोक की अभिव्यक्ति का जो स्तर है, वह व्यक्ति से भिन्न और व्यक्ति को शामिल करते हुए व्यक्ति से ऊपर एक समाज के स्तर पर घटित होता है। हम लोग वेद के बारे में कहते हैं कि वो अपौरुषेय है, कोई उसको रचने वाला नहीं है। शायद लोक के बारे में भी ये बात उतनी ही लागू होती है। और तमाम लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार का इसका अध्ययन किया है। मनोविज्ञान में बड़े प्रसिद्ध विचारक हुए हैं जिनको कार्ल जूंग के नाम से जानते हैं, जो कि आर्किटाइप्स का बड़ा व्यापक, अनेक समुदायों में उन्होंने देखने की कोशिश की कि ये आद्य विचार समरूप कुछ हैं जो कि सर्वत्र प्राप्त होते हैं। एक बात और यहाँ कहना बड़ा आवश्यक है कि लोक के प्रति हीनता की भावना आप चाहें तो रख लें, उसे असभ्य कह लें, गंवार कह लें, उसे अविकसित भी कह लें, लेकिन कम से कम हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है। पाणिनि और पतंजलि दोनों इसका उपयोग करते हैं, और तमाम ऐसे संदर्भ मिलते हैं जो यह बताते हैं कि लोक ही प्रमाण है, लोक की प्रामाणिकता महत्वपूर्ण है। मैं नहीं जानता कि किसी आधुनिक अध्ययन में फोक को प्रमाण कहा जाएगा कहीं भी, लेकिन यहाँ पर शास्त्र जो है उसका निकष जो है वो लोक है, ऐसा हमें प्राप्त होता है संदर्भ। तो लोक जीवन एक सक्रिय, एक गत्यात्मक सामाजिक भागीदारी का विश्व है, जिसके बहुत सारे उत्पाद हमारे सामने भाषा के स्तर पर, नृत्य के स्तर पर, गान के स्तर पर, चित्र के स्तर पर उपलब्ध होते हैं। और यह एक बड़ा निरंतर चलने वाला वेगवान गतिमय प्रवाह है जो कि निरंतर चल रहा है। शायद इसकी परिधि जो है वो अत्यंत व्यापक है, सभी प्रकार के अभिव्यक्तियां उसमें शामिल हो जाती हैं। आप जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं पाएंगे जहां पर यह लोक की अभिव्यक्ति जो है, चाहे वो भोजन के व्यंजन हो, वह भी आप देख लीजिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार का बनता है। चाहे आप लोकगीत देख लीजिए, लोक नृत्य देख लीजिए, और उसमें जो अ, विचार उपस्थित होते हैं, और जिस तरह की समस्या को लेकर के वह टकराने का प्रयास करता है लोकमानस, वह भी विचारणीय है, ग्रहण करने लायक है। मामला थोड़ा कठिन है, इसलिए कि आप लोक को अगर गंभीरता से ग्रहण करते हैं तो यह बड़ा जीवंत दिखाई पड़ता है, और इसमें बहुत कुछ है जो कि हमारे ग्रहण करने लायक है। पर हम लोक के प्रति एक नकारात्मक भाव से देखते हैं। लोक जीवन कहीं न कहीं सामान्य सामाजिक से ऊपर उठने का भी
विचार हमारे सामने लाता है, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसी मनोवृत्ति भी विकसित होती है लोक जीवन में, जो बहुत सारी अभिव्यक्तियां हैं, उनका अगर विश्लेषण करिए तो आपको दिखाई पड़ेगा ये कि वो सबको समेटने वाला, सबके अतिक्रमण करने वाला एक भाव इन अभिव्यक्तियों में विद्यमान है। और उनको यदि गंभीरता से देखा जाए, उन मुहावरों को देखा जाए, लोकोक्तियों को देखा जाए, उन प्रयोगों को देखा जाए, तो ज्ञान के बहुत सारे पक्ष जो हैं वो दिखाई पड़ेंगे। एक छोटा सा प्रयास हमने किया कि गांव के जो अनपढ़ लोग थे वो बुद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, और हमने मध्य प्रदेश और कर्नाटक और उत्तर प्रदेश और दिल्ली, तमाम जगहों पर अनपढ़ लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे बात करके उनके विचारों को, उनकी अभिव्यक्तियों को हम लोगों ने देखने की कोशिश की, उनके मुहावरों को एकत्र करके देखने की कोशिश की। तो वो हमारे लिए बड़ा लाभदायक रहा, और अ, हमें लगा कि उसके लिए एक ही शब्द ठीक होगा, इंटीग्रल इंटेलिजेंस, कि कैसे वो भावनाओं को भी देखते हैं, सामाजिक आचार विचार को भी देखते हैं, और जो बौद्धिक मानसिक इंटेलेक्चुअल गति है वह भी हमको दिखाई पड़ती है। लोक का उपयोग कुछ और संदर्भों में भी हमें मिलता है। खास तौर से भगवत गीता का उल्लेख किया जाना चाहिए, जहां लोक संग्रह की बात की जाती है, तो कैसे समाज से जुड़ा जाए। एक जगह बड़ा सुंदर विचार आया है कि असली भक्त वो है जिससे समाज को कष्ट न हो और समाज से व्यक्ति को कष्ट न हो। लोक और व्यक्ति का संबंध इस प्रकार का होना चाहिए। तो लोक को समुदाय समाज के रूप में उसकी सत्ता को देखने और पहचानने का अनेक प्रकार से प्रयास किया गया है। और लोक को जब आप दूसरी ओर ले आते हैं, लोक नृत्य, लोक गीत आदि आदि के रूप में, तो वहां विभिन्न अभिव्यक्तियों की जिसकी बड़ी लंबी सूची है। लोक कलाओं को ही लीजिए तो उसमें अनेक प्रकार की कलाएं आपको प्राप्त होती हैं, और उनकी अभिव्यक्ति के कौशल भी देखने चाहिए। लोक संगीत भी है। आप तीजन बाई का पंडवानी गायन, आप उसे लोक कहेंगे नहीं, आप विचार करिए। तो इस लोक का विस्तार जो है वह अत्यंत व्यापक है, और यह फोक से भिन्न है। यह गया गुजरा नहीं है, गंवई नहीं है, असभ्य नहीं है। और लोक और शास्त्र जो है, दोनों के बीच में आपस में संवाद भी होता है। तमाम सारे न्याय शास्त्र के छोटे छोटे नियम गांव के प्रचलित जीवन से, गांव में जो जीवन प्रचलित है, जैसे लोग रह रहे हैं, वहां से वो उठाए हुए हैं। कहने का हमारा आशय यह है कि लोक जीवंत है, और वह हमको समृद्ध करने वाले स्रोत के रूप में उपलब्ध है। हमारी दृष्टि लोक के प्रति किसी हीनता के भाव से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी जो संपदा है उसको ग्रहण करने, उसको संभालने के लिए भी हमको यत्न करना चाहिए। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और बड़ा कठिन सवाल हो गया, कि आज जिस तरह की प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, बड़ी तेजी से इसका विस्तार हो रहा है, और किसी का सिर किसी का धड़ जोड़ दिया जा रहा है। आप
सोशल मीडिया में तमाम तरह के प्रयोग कर रहे हैं और नाना प्रकार की सूचनाओं का आप प्रसार कर रहे हैं। लोक का यह एक नया पक्ष है। यह लोक को प्रभावित कर रहा है, लोकमानस को भी प्रभावित कर रहा है, लोक की रुचि को भी प्रभावित कर रहा है। आप कंप्यूटर पर चित्र बना सकते हैं, आप उस पर गाने लिख सकते हैं, उस पर संगीत बना सकते हैं। तो यह एक जो एक सामान्य जो हमारे हाथ पांव थे, जो हमारी आंखें देख रही थी, उन उपकरणों के माध्यम से जो सामान्य उपलब्धि होती थी, उससे कुछ कदम आगे बढ़ करके अब इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर के हम खड़े हो रहे हैं और नए ढंग से रचना में शामिल हो रहे हैं, रचना को उपस्थित कर रहे हैं। और यह लोक का एक नया आयाम है। इसको कैसे ग्रहण किया जाएगा, कैसे इसका उपयोग किया जाएगा, यह हमारी चुनौती है। हमारा मानस भी इससे प्रभावित हो रहा है। ये हमारे सामने एक प्रश्न है कि केवल समुदाय की जीवन शैली का अध्ययन करके हम काम चलावें, जैसा कि बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स अब भी कर रहे हैं और वहाँ के जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के किसी समुदाय को देखते हैं और उसकी जीवन शैली को ही नहीं, बहुत सारे और भी प्रश्न हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है। मुझे स्मरण है कि मोरालिटी का विभिन्न समुदायों में अध्ययन किया गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। और एक जमाना था जबकि ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन की बात हो रही थी, उनके आपसी रिश्तों की बात हो रही थी। आज की जो स्थिति है वह बड़ी बदली हुई है। जिस विशाल परंपरा के हम वारिस हैं, जिसमें तरह तरह के रिचुअल हैं, तरह तरह के प्रोसीजर हैं, तरह तरह के नृत्य, गान, संगीत इत्यादि के तमाम सारे रूप हैं जो उपलब्ध हैं, उनको सुरक्षित रखना। मैं यहाँ यह बात भी कहना चाहूंगा कि ये केवल ट्राइब की बात नहीं है, किसी जनजाति की बात नहीं है, किसी आदिवासी जात की बात नहीं है। यह जो है लोक का विचार घर घर, गांव गांव में, शहर में भी, छोटे कस्बों में भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। अभी भी ये महिलाओं का व्रत था। अब उसमें तमाम तरह के जो आचार हैं, तमाम तरह की चीजों का उपयोग किया जाता है, ये सब लोक की स्मृति में विद्यमान है और वह स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे प्रवाहित होती रहती। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम उस स्मृति का क्या करें, कैसे हम सजोएं, कैसे हम समृद्ध करें। मैं प्रश्न इसलिए छेड़ रहा हूं कि आज की जो सबसे कठिन समस्या है, इसे जलवायु परिवर्तन कहा जा रहा है। मनुष्य का, उसकी जो पारिस्थितिकी है, जो इकोलॉजी है, उसके साथ जो रिश्ता है, उसको लेकर के बड़े विकट प्रश्न खड़े हो रहे हैं और कहीं कहीं हिंसा की जो जबरदस्त प्रवृत्ति बढ़ रही है, एक दूसरे से दूर रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोगों को भिन्न बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ने शुरू में कहा था सह सह नाववत, लेकिन अब है कि हम अलग तुम अलग, सभी एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ पर लोक का जो दृष्टिकोण है, जो व्यापक है, जो सबको जोड़ने वाला है, सबको समझने वाला है,
जो सबको साथ लेकर के चलने वाला है, जो सबके हित को पहचानने वाला है, वह एक आइडियोलॉजी के रूप में, एक दृष्टिकोण के रूप में विकल्प हमारे सामने देता है कि विश्व को किस दिशा में जाना चाहिए। अगर वेद में ये कहा गया कि संगच्छध्वम संबद्धध्वम, इससे जुड़ने के लिए आमंत्रण है। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि कम से कम वैदिक वाङ्मय तो इसके उदाहरणों से भरा हुआ है, जहां पर विविधता को स्वीकार किया गया है कि यह पृथ्वी एक गाय है और इसके बहुत सारे बछड़े हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के, भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, और उन सबका वह भरण पोषण करती है। द आइडिया ऑफ लोक offers an opportunity to relate, to live together, to relate to others, rather than celebrate individuality or ego। जो व्यक्ति केंद्रिकता है, जहां पर ऑथरशिप को लेकर के कितनी लड़ाई होती है और तमाम सारी कठिनाइयां हैं जो हम देखते हैं, लेकिन बड़े बड़े पुराने भारत के कवियों ने भी कहीं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बताया कि मैं कालिदास हूं और मैंने ये लिखा है। वहां भी उनकी डेट और उनके समय को समझना कठिन है। यह बात बहुत सारे लेखकों के बारे में है। तो यह जो रचना है, वह रचना व्यक्ति की नहीं है, वह समाज से जुड़ जाती है। लोग का यह जो आशय है वह व्यापक है, सबको समेटने वाला है। आज का जो व्यक्तिवाद है उसको यह विचार चुनौती देता है। मैं समझता हूं कि अगर इस धरती का भविष्य है तो रिलेशनशिप में है। आज मैं इस बात को इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जो जितने समाज विज्ञान है, जितने भी अध्ययन हैं, वो सब के सब अधिकांशतः अभी तक एंथ्रोपोसेंट्रिक रहे हैं, व्यक्ति केंद्रित रहे हैं। व्यक्ति ही सबका केंद्र है, उसी के लिए सब कुछ है। लोक इसके ठीक विपरीत है। लोक का हित होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो उसमें आपका भी है, सुख होने का विरोध तो नहीं है। लेकिन ये लालसा और यह कामना जो व्यक्ति हित के ऊपर जाकर के सबके हित की जो बात करने वाला विचार है, वह बहुत आकर्षक है। मैं समझता हूं कि लोग की इन विविधताओं को संभालने की जो शक्ति है, उसको पहचानने की जरूरत है, उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। और इन विविधताओं में आपको विवाह के गीत मिलेंगे, हिंदी के ही तमाम क्षेत्रों में जितनी उसकी जनपदीय भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, विभाषाएं हैं, जो भी आप कह लीजिए, बोलियां कह लीजिए, उसमें नाना रूप आपको प्राप्त होगा। तो वो कहीं न कहीं हमको सामर्थ्य देता है। तो वैरायटी इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर द लोग। ये डिफरेंस को बढ़ाना और इंडिविजुअल को सेलिब्रेट करना, यह हिंसा की स्थिति पैदा करने वाला एक मुकाम है, जो मनुष्यता के हित में नहीं, जो जीवन के विरोध में है। यह पूरे विश्व के लिए विचार का प्रश्न है कि हम किस तरह से इस कठिनाई से उबरें। आप देख लीजिए, जितने युद्ध हो रहे हैं, जितना कलह हो रहा है, जितनी हिंसा हो रही है, जो कुंठा बढ़ रही है, जो मेंटल हेल्थ की समस्या बढ़ रही है, वह कहीं न कहीं व्यक्ति का जो वर्चस्व है, उसका जो प्रचंड विस्तार हो रहा है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके कारण हो रहा है। व्यक्ति हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लोक को कैसे समृद्ध किया जाए, क्योंकि लोक को, समष्टि को कैसे समृद्ध किया जाए, यह सबका दायित्व होना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी यह धरती सुरक्षित रह सकती है, तभी यह जीवन सुरक्षित रह सकता है। लोग
इतना महत्वपूर्ण है। कम से कम राजनीति में हमारे बीच एक लोकनायक हुए थे और एक लोकमान्य हुए थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोकमान्य तिलक हुए थे। लोकमान्य, हमारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए। तो लोक को जो सर्व स्वीकृत हो, जो लोक को समृद्ध कर सके, जो लोक को आगे बढ़ा सके, लोक जीवन की जो विविधता है उसको उत्सव के रूप में मनाए, ये हमारी गंभीर आवश्यकता है। एक यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमारे ध्यान में आ रही है, वो ये है कि जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं वहां पर कुछ सेचुरेशन या संतृप्ति की स्थिति। अब क्या करना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगर आप लोक की ओर देखेंगे तो वहां पर आपको विविधता मिले। शायद लोक का जो सबसे बड़ा विस्तार दिखाई पड़ता है वो एक जमाने में जो काफी समय तक रहा और पूरे भारत में व्याप्त रहा, वो भक्ति का आंदोलन था। और वह दक्षिण में भी और उत्तर में भी, लगभग पूरे भारत में, आसाम में भी, जहां देखिए वहां पर ये भाव जो है वह सबको जोड़ने वाला था। लोक में शक्ति है, लोक के विचार में शक्ति है, लोक की प्रक्रियाओं में शक्ति है जो सबको साथ ले चल सके, जो सबको जोड़ सके। यह व्यक्ति के खिलाफ है, व्यक्ति के विरुद्ध है। व्यक्ति या व्यष्टि जो है उसका जो दायित्व है वह समष्टि से जुड़ करके ही सिद्ध होता है। तो मैं समझता हूं कि आज के समय में जो लोक केंद्रित या जो लोकाभिमुख, one which is oriented towards lok, I think that kind of thinking is the need of the hour. शायद तभी हम परस्पर एक दूसरे को समझ पाएंगे, जुड़ पाएंगे और एक दूसरे के हित को आगे बढ़ा पाएंगे। ये सारी हमारी जो मुसीबत है, जो कंपटीशन है, जो प्रतिद्वंदिता है, जो आपस में जबरदस्त लड़ाई हो रही है, तमाम तरह के जो विद्वेषपूर्ण आयोजन हो रहे हैं, उन सब में कहीं न कहीं हमको यही दिखता है कि लोक के में, समष्टि के बदले में व्यष्टि ही केंद्रित होकर के उभर रही है। आप उसको स्वार्थ भी कह सकते हैं। जो परार्थ है वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम गांधी जी ने इस बात को बड़ी अच्छी तरह से हमारे सम्मुख रखा था और तमाम सारे प्रयोग भी उन्होंने सामाजिक जीवन में किए थे। और उनका उद्देश्य यही था कि कैसे सबका हित हो सकता है। मनुष्य होने का जो लक्ष्य है या उसका जो अभिप्राय है वह समष्टि के हित में ही देखा जाना चाहिए। और यह समष्टि का हित कैसे सिद्ध होगा? यह लोक की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वहां से हमको उसके लिए बहुत सारे सूत्र प्राप्त होते हैं। मैं समझता हूं कि इस दिशा में हमको विचार करने की जरूरत है कि हम किस प्रकार अपने जीवन में इसको स्थान दे सकते हैं। यह जो विविधता है, जो हम फोक कल्चर कहते हैं, और नॉर्थ की, साउथ की, जो ईस्ट है वहां की, जो वेस्ट है वहां की, उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, तमाम जो विभिन्न जीवन के क्षेत्रों में उपलब्धियां हैं, उस विविधता से हमारा जीवन समृद्ध हो सकता है। होमोजेनाइटी, जो सब कुछ एक रस हो जाए, एक ही प्रकार से, मैं समझता हूं कि यह एक भयानक स्वप्न है, दुस्वप्न है। हमको इससे बचने की जरूरत है। एक रूपता के बदले में सब कुछ एक जैसा हो जाए, इसके बदले में
यदि हम इन भिन्न भिन्न वेशभूषा, भिन्न भिन्न खान पान, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन की जो शैलियां हैं, उनको, जैसे कि एक गुलदस्ता होता है जो तमाम तरह का आपके पास उसका भिन्न भिन्न रूप में, रंग में आप फूलों को देखते हैं, शायद उसी तरह से हमको विचार करने की जरूरत है। और भारतीयता जो है वह इसी प्रकार की विविधता में प्रकट होती है। मुझे याद है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यह विचार है, आप साहित्य अकेडमी में जाइए तो उनका लक्ष्य वाक्य लिखा, ध्येय वाक्य लिखा हुआ है कि भारत का साहित्य एक है और अनेक लिपियों में, अनेक भाषाओं में वो व्यक्त किया गया है। तो यह एकम सत्य विप्राह बहुधा बदंती, तो उस सत्य को, एक से जो बहुलता है, उसको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। जो लोक की विविधता है वह हमको समृद्ध करने वाली है। मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन के लिए यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है। प्रायः लोक को हम एक दूर दराज की, किसी जंगल की घाटी की, किसी ट्राइबल ग्रुप की एक चिन्हारी के रूप में अगर हम देखते हैं और उसका इतिहास लिख डालते हैं, उससे कुछ पता चलेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि हम उस विविधता को जीवन में कैसे स्थान देते हैं। तो लोक के साथ जुड़ने का अर्थ है विविधता को स्वीकार करना, व्यष्टि के बदले में समष्टि को महत्व देना, और जीवन को समृद्ध करने के लिए इन मूल्यों को देखना जो कि समष्टि के स्तर पर व्यक्त होते हैं। जो सबसे बड़ा मूल्य है शायद मेरी दृष्टि में वह धर्म का मूल्य है, और उसमें तो सब कुछ समा जाता है। हम इस पर बहुत गंभीरता से विचार अभी नहीं कर सकते, लेकिन अगर धर्म को खोलिए, आप उसको अनपैक करिए, तो कम से कम मनुस्मृति का तो यही करना, धीर विद्या सत्यम क्रोध, तमाम सारे 10 लक्षण जो है वो बताए गए हैं। तो अब धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह, ये जीवन के सूत्र हैं कि कैसे जिया जाए। अगर आप योग सूत्र में जाते हैं तो वहां भी आपको यही दिखाई पड़ता है, और आम आदमी के जीवन में आप जाइए, उस लोक के जीवन में जाइए, तो इसके सूत्र आपको अभी भी गांव में दिखाई पड़ जाए। तो वह लोक और शास्त्र के बीच में निरंतरता भी है, यह भी हमको पहचानने की जरूरत है। और कैसे हम लोक से जुड़ करके अपने को समृद्ध कर सकते हैं, यह विकल्प हमारे सामने है। इस विकल्प का उपयोग हमें करना चाहिए। मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहूंगा। आज मुझे अभी भी ज्वर है, मैं थोड़ा अस्वस्थ आज हो गई थी तबीयत। तो आपका कोई विचार हो तो हम प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, एक जो आपने बातचीत रखी, अगर थोड़ी-सी बात आप उस पर भी रख पाएँ कि जो अलग-अलग लोग की जो मोरालिटी है, नैतिकता का जो अध्ययन समाज विज्ञानी कर रहे हैं, अगर थोड़ी-सी रोशनी आप इस पर भी डाल पाएँ कि किस प्रकार से ये अध्ययन किए जा रहे हैं? आज के समाज के सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार करें, किन निकषों का, किन क्राइटेरिया का उपयोग करके हम उचित अनुचित को तय करें, कैसे हम उसको संभालें, और उसके लिए हमारे मार्गदर्शन देने वाले क्या सूत्र हो सकते हैं। और भिन्न भिन्न संस्कृतियों में, और एक ही संस्कृति में अगर आप देखें, बच्चों को देखेंगे तो शुरू में किसी ने, छोटे बच्चे ने उसको चोट लगी एक कुर्सी से, तो आप कुर्सी को एक थप्पड़ मार दीजिए तो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो सोचता है कि उसने हमको मारा तो हमने उसको मारा, बराबर हो गया, छुट्टी हो गई। तो जो हमारे विचार हैं वह धीरे धीरे इसी तरह कंसोलिडेट होते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल, एक तरह का यह विचार है कि ये
कन्वेंशनल ये है कि जो समाज नियम बनाता है कि ऐसा करना चाहिए। जो बच्चा है वह नियम की बात नहीं करता, जो उसे अच्छा लगा वो ठीक, जो अच्छा नहीं लगा वो खराब, उसका नियम ये है। लेकिन ये प्री कन्वेंशनल हुआ ये, और उसके ऊपर जब बढ़ता है तो कन्वेंशनल है, जहां पर आपने तय कर दिया है कि यह करना गलत है, समाज के लोगों ने विचार करके तय कर दिया, पुलिस का नियम है, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए या दाईं ओर चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और उनको जो पालन करे वो ठीक, जो ना पालन करे वो ठीक नहीं। उसके ऊपर भी हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम यह विचार करते हैं कि हमारे विवेक के अनुसार क्या ठीक है। हमारा विवेक उससे ऊपर हो सकता है, उससे भिन्न हो सकता है। जो कन्वेंशन है, जो समाज की पद्धति है, वह अपर्याप्त हो सकती है, उसमें कोई कठिनाई हो सकती है। तो ये विवेक, विजडम कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, यह जब व्यक्ति स्वयं यह निश्चय करता है तो ये पोस्ट कन्वेंशनल विचार है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि एक अंश इसका डिविनिटी भी है, देवत्व, डिविनिटी एंड कम्युनिटी। तो डिविनिटी का अर्थ हुआ कि ये जो पूरा विश्व है वह आपस में परस्पर संबंधित है। हम क्या करते हैं उसका प्रभाव अन्यत्र भी पड़ता है, दूसरों पर भी पड़ता है। तो हमको इस स्तर पर भी विचार करना पड़ेगा कि कैसे हमारा आचरण जो है वह कन्वेंशन नहीं, उससे ऊपर की बात है। ये जो माइक्रो लेवल पर एक बात है और मैक्रो लेवल पर कह लीजिए दूसरी बात है। क्योंकि भारत का जो चिंतन है उसको देखिए तो उसमें है कि देयर इज इंटरडिपेंडेंस, हर चीज एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। और यह भी कि जो माइक्रोकास्म में है वही मैक्रोकास्म में भी है। जो चीजें हैं मौलिक रूप से वह कहीं न कहीं सभी साझे में व्यक्त करती हैं। वही आत्मा हम में भी है, वही आत्मा आप में भी है, वही आत्मा तीसरे में भी है। तो ये जो एक हायर लेवल की थिंकिंग है वह हमको एक और विकल्प देती है। अगर गांधी जी का विचार देखा जाए और ईश्वर की उनकी संकल्पना देखी जाए, और ये विचार उनका है हमारे सामने कि ईश्वर मनुष्य के रूप में है और मनुष्य की सेवा जो है वह ईश्वर की सेवा है। ऐसा विचार उन्होंने प्रस्तुत किया और जीवन में उतारने की भी कोशिश की। तो इन मूल्यों पर भी विचार किया जा रहा है और देखा जा रहा है। अभी मैं इतना ही कहूंगा, धन्यवाद। सर, मैं अरविंद कुमार मिश्र बोल रहा हूँ सर। मेरी कुछ एक दो जिज्ञासाएं अगर आप कहें तो मैं सामने रखने की कोशिश करूं। हाँ, रखिए। जी सर, पहले तो सर आपके इस व्याख्यान के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोक परंपरा की परिधि और प्रयोजन को बहुत व्यापक स्तर पर देखने दिखाने की कोशिश की, और लोग को जो बहुत एक सीमित दायरे में बांट कर देखा जाता है, रख कर देखा जाता है, आपने उसको ओपन कर कहा कि बहुत इसके व्यापक आयाम हैं। उन बहुत व्यापक आयाम में जब तक आप नहीं देखेंगे खुद आपका लोकबोध बहुत सीमित होगा, और ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी संदर्भ में चूंकि आपने जिक्र भी किया प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, लोक परंपराओं का जिक्र भी किया, तो उसी संदर्भ में एक जिज्ञासा मेरी है कि वर्तमान तीव्र प्रौद्योगिकी विकास के संदर्भ में लोक कलाओं और परंपराओं की उपस्थिति को आप कैसे देखना चाहेंगे? और यह मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि, और इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि प्रौद्योगिकी अपने साथ स्वयं एक नई जो है संस्कृति लेकर लगातार चल रही है और निरंतर उसे बदल रही है, बल्कि कहना चाहिए कि वो लगातार एक सांस्कृतिक बहुलता को जन्म दे रही है। तो ऐसे में जो हमारी परंपरागत संस्कृतियां हैं और लोक रिचुअल्स हैं, उनको प्रौद्योगिकी के विकास के साथ टकराहट को आप कैसे देखना चाहेंगे? अरविंद जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है, और ये थैंक यू सर। सांस्कृतिक विमर्श का यह नया आयाम है जो हमारे सामने खड़ा हो रहा है। जी सर जी। अब आप देखें, आपने एक विचार मान लीजिए मन में उठाया और उस विचार को व्हाट्सएप पर 50 लोगों को आपने भेज दिया।
जी, वह 50 लोगों तक तत्काल पहुंच गया, वह जो है विश्व के किसी भाग में पहुंच सकता है। तो जिस तीव्र वेग से सूचना संचार का प्रवाह आज हो रहा है, वह ऐसा नहीं है कि केवल काटने वाला है, वह जोड़ने वाला भी। जी, इस जी। टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाए, यह अब देखिए ना, भस्मासुर की कहानी है ही है। तो अब इसका उपयोग आप ठीक से करिए या ठीक से ना करिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब ये वो ठीक नहीं है, लेकिन अब इंटरनेट पर इतनी सामग्री उपलब्ध है कि बिना पढ़े लिखे आप एक पेपर तुरंत लिख सकते हैं। बिल्कुल। जहाँ से चाहें वहाँ इकट्ठा कर दीजिए। लेकिन आप 10 जगह की सामग्री को पढ़ करके कोई नूतन विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यह टेक्नोलॉजी दुधारी तलवार है, वह आपको फायदा भी पहुंचा सकती है और नुकसान तो पहुंचा ही रही है। उसका उपयोग कैसे किया जाए? ज्ञान में आप दूसरों को टक्कर तभी दे पाएंगे जब आपको पता रहे कि विश्व में अन्यत्र क्या हो रहा है। क्या? ये आप तभी आप आगे बढ़ पाएंगे कि तुमने ये कहा, मैं ये कह रहा हूं। बिल्कुल। तो ये अवसर हो रहा है। अभी एक लेख हम लोग लिख रहे हैं, उसमें 4 देशों के 4 लेखक हैं। हम अच्छा। लोगों ने अपने अपने विचार सबको दिए, सबने उसको पढ़ करके उस पर टिप्पणी दी। अब उसके बाद उसका एक संक्षिप्त रूप तैयार करके हम दे रहे हैं, उस पर और विचार होगा। तो कहने का हमारा आशय यह है कि यह टेक्नोलॉजी हमको बहुत सारे अवसर भी उपलब्ध करा रही है, लेकिन यह विवेक तो हमारा अपना है कि हम इसका लाभ कैसे उठाते हैं। तो ये एक सांस्कृतिक चुनौती है और कहीं न कहीं वह नैतिकता के प्रश्न से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल, हम कैसे इसका उपयोग कर रहे हैं? ये बिल्कुल। तमाम सारे अवसर हैं जो आपको प्राप्त होते हैं, उनका लाभ कैसे हम उठाएं? अभी तक ये हमारे एजेंडा में नहीं था। और ये भी बड़ा कठिन प्रश्न है कि पुरानी जो अ, अब तंजावुर का मंदिर है, बड़ा प्राचीन, कई सौ वर्ष पुराना, उसका 3 डायमेंशनल पिक्चर जो है वह उपलब्ध है। आप उसमें जाइए। आप अहमदाबाद में गांधी जी का जो पूरा सब घर है और तमाम सारी चीजें हैं, उसको आप देखना चाहते हैं तो 3 डायमेंशनल विजिट आप करिए, यहीं बैठे बैठे आप उसका अनुभव ले सकते हैं कि क्या परिवर्तन होता है, कैसे हो रहा है। तो आपके अनुभव की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है यदि इस टेक्नोलॉजी का ठीक से उपयोग किया जाए तो। ये बिल्कुल, प्रश्न। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और इसी संदर्भ में एक और जिज्ञासा है, जो आपने अपने वक्तव्य के शुरू में ही जो भारतीय परंपरा है सह-अस्तित्व की भावना वाली, वो उसका उल्लेख किया। और सही बात है कि भारतीय सांस्कृतिक दर्शन इस बात पर बल देता है। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। लेकिन हम जिस दौर से गुजर रहे हैं सर, वह अर्बनाइजेशन का दौर है और मैक्सिमम अर्बनाइजेशन का दौर है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2050 तक भारत का इतना परसेंट यानी 50-60% शहरीकरण हो जाना चाहिए। और शहरीकरण का एक ही लक्ष्य है, एक समरूपी संस्कृति को जन्म देना, तमाम संस्कृतियों का गला दबाते हुए एक समरूपी संस्कृति को जन्म देना। ऐसे में हम देखते हैं कि भारतीय समाज के जो लोग हैं अभी भी, जो शहर में रह रहे हैं वो भी, और जो अमेरिका में जाकर के रहे हैं, लॉस एंजल्स में, न्यूयॉर्क में रह रहे हैं वो भी, वहां जाकर के भी छठी मैया की पूजा करते हैं, शेरावाली का उत्सव मनाते हैं। तो ये जो भारतीय लोग हैं जो मैक्सिमम अर्बनाइज्ड जगह पे और अर्बनाइज्ड सिचुएशन में रहते हुए भी अपने इस लोक परंपरा को साथ जीने में विश्वास रखती है। तो ऐसे में अर्बनाइजेशन का ये दौर और प्रौद्योगिकी तीव्र विकास का ये दौर, उस बीच में भारतीय मानस और लोक चित्त का ये लगाव, उसका इस द्वंद्व व्यस्तता को हम कैसे देखें और कैसे समझें? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखी है। ये बदलाव बड़ी तेजी से आ रहा है। अब जहाँ कम से कम दिल्ली में जहाँ पर रहते होंगे, अगल बगल के सभी घरों में कोई न कोई व्यक्ति अमेरिका में या इंग्लैंड में आपको मिलेगा कि रह रहा है, और उसके संपर्क इस प्रकार के हैं। तो वह भारत को भी जीना चाहता है और अमेरिकन भी होना चाहता है। ये एक प्रकार का द्वैध, एक प्रकार की दुविधा उसके मन में है।
और इसका समाधान क्या होगा तत्काल अभी कोई उपलब्ध नहीं। यह एक बड़ी जटिल समस्या है कि कहाँ तक वह भारतीयता जो है वहाँ अमेरिका में या इंग्लैंड में या और अन्यत्र जो है वह जीवित रहेगी, कैसे उसका मिश्रण होगा, क्या उसका स्वरूप खड़ा होगा, कैसे उसका बदलाव आएगा। ये संस्कृत की जो डायनेमिज्म है, उसकी जो गतिशीलता है, उसके अवयव हैं। और भी क्षेत्र है जहां पर आप देखिए, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि मॉरिशस में, ट्रिनिडाड में, टोबैगो में, तमाम जगहों पर भारतीय जो है वहाँ हैं। और भारत के लोग बहुत पहले इंडोनेशिया में जो बाली द्वीप है वहां पर अभी भी हैं, बड़ी भारी संख्या में हिंदू हैं। और उनके हिंदुत्व का स्वरूप जो है एग्जैक्टली ज्यों का त्यों यहाँ की तरह से नहीं है, वहाँ के परिस्थितियों के अनुरूप उसमें भी परिवर्तन आया है। तो संस्कृति को हम कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं मान सकते कि वो स्थायी यही तत्व है। उसमें परिवर्तन होता है, उसमें बदलाव आता है, उसमें कुछ चीजें जुड़ती हैं, कुछ चीजें घटती हैं, और एक नया रूप जो है वो उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की इस टेक्नोलॉजी के कारण एक ऐसी संक्रांति की बेला हमारे सामने आई है जो हमारे सामने एक चुनौती रख रही है कि हम इसका क्या समाधान ढूंढें। व्यक्तिगत स्तर पर तमाम तरह के समाधान, और लोग अब हर जगह, आप ऐसे जितने परिवार हैं जहाँ के बच्चे विदेश में रह रहे हैं, प्रतिदिन आप क्या होता है, फेस टाइम बैठ के आप बात करते हैं, संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो जुड़ने की ये लालसा, इच्छा बनी हुई है। तो दोनों हाथ में लड्डू होना चाहिए, हम सब कुछ प्राप्त कर लें, और जो हमारा है वो भी बना रहे। ये द्वंद्व की मानसिकता जो है इस उलझाव से बाहर निकलना अभी संभव नहीं है। शायद कुछ समय लगेगा कि कैसे ये समाधान इसका हम प्राप्त करते हैं। सर, आपके वक्तव्य में एक बात ये भी समझ में आई है कि लोक परंपराएं भी कोई ऐसी स्थिर इकाई नहीं है, उसमें भी निरंतर सृजनशील परिवर्तन होता रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी लोक परंपराओं की बात की जाती है, लोक संस्कृतियों की बात की जाती है, तो परंपरागत वाद्य, परंपरागत नृत्य, परंपरागत टेक्स्ट, परंपरागत नाटक, परंपरागत जो लोक के नाम पर हजारों सालों से प्रचलित है, उन्हीं का उदाहरण होता है, उन्हीं का प्रदर्शन होता है। तो लोक का नवीनतम रूप, नवीनतम नृत्य, नवीनतम नाट्य, नवीनतम विधाओं की बात क्यों नहीं हो पाती, और वे विधाएं अलग अलग रूपों में सामने क्यों नहीं आ पाती हैं, या हम उनका विकास नहीं कर पाए सच में, और सिर्फ हम परिवर्तनशीलता की बात करते रहते हैं? क्या चीज है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग बड़े बुद्धिमान हैं और अपने अपने आग्रह दुराग्रह हैं, और आप एक शुद्ध भारतीय की परिभाषा आप मान लें जो कि एक प्रकार से होगा, और दूसरे को आप अशुद्ध कहिए या नवीन कहिए या वही 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 चीज। नवाचारी आप कहिए, किस रूप में उसको आप ग्रहण करते हैं। मगर प्रश्न यह है कि जो समय के साथ परिवर्तन आ रहे हैं वो आ रहे हैं, आपके चाहने से वो रुक नहीं जाएंगे। अगर वो परिवर्तन आ रहे हैं तो उनके साथ तालमेल बिठाना आवश्यक है, और अगर नहीं बिठाते हैं तो आप नष्ट हो गए। उनका सकारात्मक उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये हमारी चुनौती है। उनका लाभ लेते हुए हम अपनी परंपरा को, अपने विचार को, लोक नृत्य को, लोकगीत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो और ये प्रयोग बड़ा कठिन है। आप मॉरिशस और ट्रिनिडाड वगैरह में देखिए तो हिंदी वहां भी खत्म हो रही है, भोजपुरी वहां खत्म हो रही है, क्रियोल है, नई तरह की शब्दावली है, सब चीजें जुड़ रही हैं, और हम विचित्र प्रकार का संगठन भाषा का, संस्कृति का बन रहा है। तो संस्कृत एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, और इसकी गतिशीलता का स्वागत करने की जरूरत है, और उसमें जो आवश्यक विचार भी करना चाहिए कि उसमें क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी इसी बात को सर अगर भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के आलोक में देखा जाए,
तो भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषाओं की तरफ उन्मुख होने का प्रयास किया है, लोगों को प्रेरित कर रही है भारत सरकार। और तो इस चीज को लोक परंपराओं के संदर्भ में कैसे देखें, क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक चिन्हों को भी पुनर्जीवित करने की एक कोशिश भारत सरकार की शिक्षा नीति के तहत दिखाई दे रहा है। देखिए, नई शिक्षा नीति एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और उसके कई अंशों को आपको देखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए उसमें इस बात पर भी बल है कि लोकल इकोलॉजी से आप जुड़िए, और लोकल इकोलॉजी का अर्थ हुआ कि वहाँ के जो हुनर वाले हैं, जो कौशल वाले लोग हैं, वहाँ की जो जीवन पद्धति है, वहाँ के जो वृक्ष हैं, फूल हैं, पौधे हैं, उन सबसे भी आपका परिचय हो, केवल किताब से नहीं। तो ये एक ओर है, और दूसरी ओर ये है कि मातृभाषा के माध्यम से आरंभिक कक्षाओं की पढ़ाई तो कम से कम हो ही, और उसका कारण तो पेडागोजिकल है कि बच्चे को सीखने में सुविधा होगी। दूसरी ओर आपने उल्लेख नहीं किया कि कई जगह इस बात को दोहराया गया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसके अंश जो हैं वो उपलब्ध कराए जाए, और उससे परिचय हो, उसका उपयोग हो। किस रूप में होता है ये अभी नहीं कहा जा सकता। उसका प्रयास हो रहा है, नया पाठ्यक्रम बन रहा है, नई चीजें हो रही हैं। कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है। ये सारे समाज में यह तो डेमोक्रेसी है, इस तरह के विचार होते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह पहली शिक्षा नीति है जो कि संस्कृति और संस्कार और समाज और सभ्यता, इन सबसे जुड़ने का प्रयास कर रही है। तो हम आशा करते हैं कि इसके कुछ अच्छे परिणाम होंगे, और हम अपनी संस्कृति के संवर्धन में भी जुड़ेंगे, सशक्त भी होंगे, हमारे जो कौशल हैं उनका भी विकास होगा। मतलब लोक परंपराओं के संदर्भ में आज विचार करने का एक मतलब ये भी है कि हम लोक परंपरा और संस्कृति के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य को भी पुनर्जीवन प्रदान कर सकते हैं और एक नई दिशा बहुत 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 आवश्यक है। इनके इनके माध्यम से ऐसा है कि ये लोक परंपराएं ऐसी हैं जो कि धूल मिट्टी में मिली हुई हैं, हवा में मिली हुई हैं, लोगों में मिली हुई हैं। जी जी। उसके लिए कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी माता जी उसको जानती हैं, आपके दादाजी उसको जानते हैं, गांव का लकड़हारा जानता है, लुहार जानता है, और लोग जानते हैं। मैंने बताया ना कि इसका कोई पेटेंट नहीं करा है किसी ने, ना कोई आथर है इसका, ये अपौरुषेय है। तो जितना ही आप इसके निकट जाएंगे, आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अवसर है। बिल्कुल। गीता जी। हाँ सर, मैं एक थोड़ी जिज्ञासा ये है कि हमारे यहाँ पर लोक के प्रति दो प्रकार का दृष्टिकोण है। या तो हम उसे हेय दृष्टि से देखते हैं या फिर बहुत आदर्शात्मक दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में सर, और दूसरा जो हमारी लोक कलाएं हैं या परंपराएं हैं, वो भी अलग-अलग जो हमारे समाज की संरचना है, चाहे वो जाति को लेकर हो या जो जेंडर विभेद है उसको लेकर हो, जिस तरह से निर्मिती हैं या जिस तरह से अभिव्यक्तियां हैं, तो आज के समय में जो ये विमर्श आए हैं और इनके दृष्टि से जो हर चीज को का विश्लेषण किया जा रहा है, तो इसको इस दृष्टि से हम लोक और लोक परंपराएं या लोक साहित्य को क्या परिष्कृत करने का कार्य करेंगे, या किस तरह से मतलब इस आलोक में हम उसे देखें? देखें, लोक परंपरा और लोक का जो तमाम विस्तार है, उसको कैसे आप सम्मिलित करते हैं, ये आपका निर्णय है। आप उसको कितनी जगह देते हैं, ये आपका निर्णय है, और यह विवेक सम्मत होना चाहिए। बहुत सारी खराबियां भी होंगी और बहुत सारी अच्छाइयां भी होंगी, और दुख यह है कि हम दोनों से मुक्त हो करके केवल उसको रिजेक्ट करने के मोड में खड़े हैं। जो आधुनिक मानसिकता है वो उसको अस्वीकार करने की, ये सब तो बेकार की बकवास है। मगर ऐसा नहीं है। थोड़ा अच्छी तरह से कोई मीरा को सुनता है या कबीर को सुनता है। आप ये देखिए ना, कबीर का गायन कितना प्रचलित हुआ है।
मैं तो प्रतिदिन देखता हूं कि वो फेसबुक पर कोई न कोई कार्यक्रम कबीर से जुड़ा हुआ कोई प्रस्तुत कर रहा है। तो क्यों कबीर को खोजा जा रहा है? उसका हो सकता है कि राजनीतिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, पर कहीं न कहीं कुछ है जो कि आपको टच कर जाता है, स्पर्श कर जाता है। तो ये जो लोक जीवन की प्रवृत्तियां हैं, जो जीवन की धड़कन उसमें मौजूद है, उसका स्पर्श अगर हुआ तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। प्रस्तुत करना जरूरी है, उसके निकट जाना जरूरी है, उसको देखना जरूरी है, स्पर्श करना जरूरी है। उसका अवसर हमको पैदा करना चाहिए। हमारे शिक्षा के जो परिसर है, परिवार है, तमाम सारी चीजें हैं, कहीं न कहीं उनके साथ हमको जुड़ना चाहिए। उसका भी सुख पाने की, उसका आनंद उठाने की, उसका स्वाद तो हमको मिले। बिना स्वाद लिए ही हम उसको छोड़ देते हैं। आप देखिए कितने अच्छे अच्छे स्वर में कितने अच्छे अच्छे राग हैं और रागिनियां हैं। और आप देखिए संगीत में कितने तरह के परिवर्तन है। आप अमजद अली खां को सुनते हैं, देखिए क्या गाते हैं, कैसे वो संतूर बजाते हैं। तो शहनाई को आप देखिए, तमाम जो वाद्य हैं हमारे, वो उस लोक से ही आए हुए हैं। बांसुरी कौन सा अमेरिका से आया हुआ है? बांस से जो बनी है बांसुरी है। तो और उस बांसुरी को सुनिए, हरिप्रसाद चौरसिया को सुनिए, देखिए क्या मजा आता है। तो ये प्रश्न है हमारा कि अब बांसुरी को इतना बड़ा स्टेटस देना या शहनाई को इतना बड़ा स्टेटस देना, तो बिस्मिल्लाह खां ने उतना जीवन अपना लगाया। बिस्मिल्लाह खां को मैंने सुना था, वो ठीक से भोजपुरी भी नहीं बोलते थे, बिल्कुल सरल, भारत रत्न से नवाजा गया था वो, सरल भाव से। तो मैं समझता हूं कि सांस्कृतिक स्वाद की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सांस्कृतिक आस्वादन। ये जो टेस्ट हम लोगों का है छोला भटूरा वाला, जो तमाम सारा सड़क के किनारे हो रहा है, तत्काल इंस्टेंट फूड हो रहा है, जंक फूड हो रहा है, कितने उसके रोग उससे जुड़े हैं, ये भी हम देख रहे हैं, लोग कष्ट में हैं। तो इस सब विचार तो करना पड़ेगा कि क्या जीवन के लिए उपयुक्त है। देखिए हम लोगों के, कम से कम अगर आप शास्त्र की बात करें, तो लक्ष्य हमारा था पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ में धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। कोई एक अकेला नहीं है, कोई चीज छूटी नहीं है इसमें। तो हम इस समग्र की बात कर रहे हैं। और ये जो लोक है वहां भी यही जीवन जो है हम जीते हैं। यह बात वहां भी आपको मिलेगी। एक सर प्रश्न, गीता जी ने जिस संदर्भ में जेंडर डिस्कोर्स वगैरह के संदर्भ में बात उठाई है, जो विमर्शात्मक बोध है, जैसे या तो स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो, आदि जितने विमर्शात्मक बोध हैं, वो लोक और परंपरा में मौजूद जो टेक्स्ट हैं और जो छवियां हैं, उनकी रीडिंग करते हुए जगह की तलाश करते पाते हैं कि भाई इनमें ऐसे थीम हैं जो हमारी दमनकारी वृत्तियों को जन्म देती रही हैं और हमारे लिए वहां ज्यादा कुछ स्पेस नहीं रहा है। ऐसे में उनके द्वारा लोक और परंपरा के बहुत सारी चीजों को सीधे सीधे खारिज किया जाता है। जैसा कि आपने कहा कि या तो हम रिजेक्ट के मोड में रहते हैं या सीधे सीधे स्वीकार के मोड में रहते हैं। और लगातार ये विमर्शात्मक बोध हावी हो रहे हैं प्रायोगिक राजनीति में भी और अकादमिक अध्ययन अध्यापन के केंद्र में भी। तो इससे आपको नहीं लगता कि लोक परंपराओं के प्रति जो विच्छिन्नता का एक की स्थिति पैदा हुई है, तो इस अकादमिक दृष्टि का भी एक बड़ा योगदान है? देखिए, सजग और सतर्क रूप से, खुले मन से आपको उसका विचार करना चाहिए, न कि किसी दुराग्रह या राजनीतिक अतिरिक्त आग्रह के साथ कबीर को पढ़ना चाहिए या मीरा को पढ़ना चाहिए या रैदास को पढ़ना चाहिए। आप कैसे पढ़ रहे हैं, ये आपको विचार तो करना पड़ेगा। आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं। सारे विमर्श की राजनीतिक पृष्ठभूमि है, अगर आप देखें तो कहीं कहीं वो जुड़ जाती है, कहीं कहीं वो आग्रह जो है किसी प्रकार के
कुछ लोगों के हित को साधने के लिए है। अब रैदास और तुलसीदास और कबीरदास ने कभी उस दृष्टि से नहीं अपनी रचना की थी जिस दृष्टि से आप उसको देख रहे हैं। तो ये जो आलोचनात्मक विवेक है वह विकसित करना, आस्वादन का अवसर पैदा करना, जब आप उससे परिचित होंगे, जब आप उसको चिन्हने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आप उसमें रस पाएंगे। इस सब का अवसर जो है वो खोता चला जा रहा है। शायद नई शिक्षा नीति में इसकी कुछ अवसर बनाने की जुगत की जा रही है और ये एक अच्छी पहल होगी अगर ऐसा हो पाता है। और ये जो वर्तमान हमारे सर शिक्षण पद्धति चल रही है और जिसमें हम लोग टीचिंग का काम करते हैं, तो ऐसे में हम लोगों को नई सावधानियां लोक तत्वों को लेकर के अपनी टीचिंग में, अपनी शिक्षण पद्धति में नई सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, ताकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है कि भारतीय लोक संस्कृति और भारतीय सांस्कृतिक पहलुओं से समाज को फिर से उस तरफ उन्मुख किया जाए, जोड़ा जाए और उस रूप में राष्ट्र को एक नए तरह से मजबूती प्रदान किया जाए। तो हम लोग किस तरह की सावधानियां बरतें और किस नजरिए से काम करें पठन पाठन का? देखिए, अभी एक बात हम लोग की बातचीत में निकल करके ये आई थी कि परंपरा गतिशील होती है, उसकी नई व्याख्याएं होती हैं। तो जब हम कोई कठोपनिषद का या भगवद गीता का कोई अंश अगर पढ़ने के लिए देते हैं तो उसको प्रासंगिक बनाना पड़ेगा, उसको समझने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। उसे ज्यों का त्यों हम नहीं ले सकते, ये हमारी सीमाएं हैं। तो जब हम पाठ्यक्रम में उनको शामिल कर रहे हैं तो किस रूप में शामिल कर रहे हैं, ये एक जबरदस्त विवेक का प्रश्न है। नहीं तो आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आपने सैफरनाइजेशन किया या डिसैफरनाइजेशन किया, नाना प्रकार के। जी सर। गीता जी। सर एक थोड़ा सा प्रश्न शब्द को लेकर ही है जो लोक के लिए ही प्रचलित है और हम पाठ्यक्रम, क्योंकि पाठ्यक्रम की बात हो रही है तो थोड़ा उससे हम जूझते भी हैं, दो चार होते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है उसमें लोक साहित्य और लोक बोलियों का भी एक पाठ्यक्रम है और एक तरफ जनपदीय साहित्य और जनपदीय बोलियां। तो इस तरह के प्रयोग, मतलब जो थोड़ा अंतर है, प्लीज आप थोड़ा सा अगर स्पष्ट कर पाएं कि क्या दोनों को एक ही समझा जाए कि या अंतर है, यदि हम लोक बोली, लोक साहित्य, जनपदीय बोली और जनपदीय साहित्य की बात करते हैं। देखिए, आप अगर परिचित ही हैं इससे, एक जमाना था जब वासुदेव शरण अग्रवाल और राहुल संकीर्तन तमाम सारे लोग थे जो कहीं न कहीं उनको लगा कि जनपदीय शब्द जो है वह अच्छी अभिव्यक्ति दे सकता है और जनपदीय कविता के संकलन भी निकले। मुझे जो भी सामग्री उपलब्ध है उसको देख करके कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ लोग उसे बोली कहते हैं, विभाषा भी कहते हैं और जनपदीय भाषा भी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऊपरी भेद है, कोई वास्तविक भेद ये नहीं। वस्तुतः वो सब एक ही प्रकार का, यही ग्रहण करना चाहिए। इस जटिलता में ले जा करके और सबको फिर नष्ट किया जाए, ये कोई बात नहीं। हिंदी की ही 40-50 बोलियां हैं। जी जी। मायूनी, राजस्थानी, गढ़वाली, जाने कितनी कितनी आप सब परिचित ही हैं। तो उन सब में साहित्य भी है बहुत में। और यह भी है कि जो लोक का जीवन है वह बहुत कुछ वाचिक परंपरा में है और वो उसी में जीवित रहता है, उसी में बदलाव आता है और उसी में नया जुड़ता है, कम होता है। तो यह भी हमको एक विचार करने की बात है कि यह स्रोत जो है वह सूख न जाए। ये जो वाचिक परंपरा है उसके साथ भी हमको जोड़ने की जरूरत है।
सर एक थोड़ा-सा ये भी कि जब हम आज तकनीकी दौर में हैं और आज आप जो मंच साझा कर रहे हैं वो भी एक आभासी दुनिया का है कि हम आमने-सामने होते हुए भी हम एक साथ नहीं है या सामाजिक रूप में या वास्तविक रूप में एक स्थान पर नहीं है। क्योंकि जो उस तरह से बातचीत होती है वो अलग तरीके की होती है। लेकिन इस तरह से जो तकनीकी माध्यम से हम जब संपर्क करते हैं मतलब हम आमने-सामने और बातचीत करते हुए भी एक साथ नहीं है और हम तो बड़े होकर भी इस तकनीकी माध्यम से हमारा जो सामाजिक जीवन है वो काफ़ी प्रभावित होता है या जो समष्टि की भावना है या एक साथ रहने और बहुत तरह की चीज़ों को या व्यवहार को साझा करने की बात है। तो ऐसे में जो अभी नई पीढ़ी जो आ रही है जो बालक हैं उन वो तकनीकी का बहुत प्रयोग कर रहे हैं और कोरोना के बाद से ये प्रयोग बहुत बढ़ा भी है जिसमें जो शारीरिक गतिविधियाँ या बाहर जाना, इकट्ठे बैठना, बातचीत करना, इन सारी चीज़ों में कमी आई है। तो सर कुछ उपाय भी कि हम अपनी समष्टि को या अपने लोग से कैसे वास्तविक रूप में जुड़ सकते हैं? अगर थोड़ा-सा क्योंकि आप समाज विज्ञानी और मनोविज्ञानी तौर पर कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा इस पर आ, भी अगर प्रकाश डालें तो। देखिए, हम लोगों की जीवन की जो व्यस्तताएं हैं, जो दैनिक जीवन की व्यस्तताएं हैं, उनका जो स्वरूप है, उसमें स्पेस कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे बनाया जाए, मैं समझता हूँ इसका प्रयास होना चाहिए। ये स्पेस समुदाय में, परिवार में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में कैसे क्रिएट किया जाए, ये एजेंडा होना चाहिए। तो एक प्रकार का, मैं कोई दल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह सांस्कृतिक संवेदनशीलता हम में कहीं मर चुकी है। और दुर्भाग्य से जो हिंदी पट्टी है उसमें ज्यादा ही है। अगर आप अन्यत्र जाएं तो आप पाएंगे कि वहाँ अधिक यह जीवंत है। वहां पर आप पाएंगे कि लोग जो है इसमें रुचि लेते हैं। मैं भी गया था बेंगलोर, और वहां पर एक संस्कृत के गुरुकुल में मैं गया। वहां एक लड़का मिला जिसके माता पिता दोनों सीए हैं, और उस लड़के ने डिसाइड किया 12वीं के बाद अंग्रेजी माध्यम में पढ़ करके कि हम संस्कृत के गुरुकुल में 7 वर्ष आकर के रेजिडेंशियल गुरुकुल में पढ़ेंगे संस्कृत। और साल भर में वो संस्कृत में बोल रहा था और संस्कृत में बात कर रहा था और पढ़ लिखा। तो ऐसा नहीं कि लोग ये धारा बह रही है और अ, उसका अनुभव लोग कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमको स्पेस बनाना पड़ेगा। जो स्पेस हमारे पास उपलब्ध है, व्यस्तता उपलब्ध है, बहुत सारे काम कम भी हो गए हैं। तो तकनीकी के कारण आपको बहुत सारी झंझटें जो हैं वो नहीं रही। तो ये हमको विचार करना पड़ेगा कि हम उस स्पेस को कैसे क्रिएट करें, कैसे शामिल। एक एक बात मुझे लगती है आपकी बातों से, अभी जो आपने कहा, जो आपने उदाहरण दिया, ये लगभग बहुत व्यक्तिगत और बहुत विशिष्ट टाइप के उदाहरण हैं वर्तमान समाज में। लेकिन जो मूल बात मैं पूछना चाह रहा था कि जितनी लोक परंपराओं का हम जिक्र करते हैं वो एक खास तरह की कृषि सभ्यता की देन है, और लोक परंपरा के नाम पर जितने रिचुअल्स, उत्सव, त्योहार मौजूद हैं आज भी, वे सब के सब अपने ढांचे में और डिजाइन में पूरा दिखाई देता है कि एक कृषि परंपरा की पैदाइश है वो। तो ऐसे में जो लोक परंपराएं हमारे बीच आज भी मौजूद हैं और जिनके संरक्षण की हम बात करते हैं, वो एक खास तरह की सभ्यता के दौर में विकसित हुए थे। और आज जबकि औद्योगिक सभ्यता से होते प्रौद्योगिक सभ्यता की तरफ हम यात्रा कर रहे हैं, तो क्या नहीं लग रहा है कि हम लोक परंपराओं को लेकर के कुछ ज्यादा भावुक हो रहे हैं, बनिस्बत इसके कि हमें ये करना चाहिए कि जिस सभ्यता के दौर में हम जी रहे हैं उससे जो लोक जीवन की शैलियां विकसित हो रही है, हम उन्हें चिन्हित करें, उन्हें समृद्ध करने की कोशिश करें। आपने बहुत बड़ी चुनौती जो है वो सामने रख दी। आप ठीक कर रहे हैं, मगर प्रश्न यह है, आप थोड़ा विचार करिए कि किस तेजी से सब मॉडल बदल रहे हैं। हर साल आपके मोबाइल का नया मॉडल आ जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ जा रही, और उससे कुछ और तरह की सुविधा आपको मिल जा रही है, कुछ और काम उससे हो जा रहा है। तो
ये जिसको कहते हैं पेस, उसके साथ दौड़ लगाने की जो आपकी गति है, वो कहीं विचार करने की जरूरत है इसकी, कि आखिरकार कहाँ पहुंचेंगे आप दौड़ करके। गांधी जी का तो विचार था कि हम लोग सरलता का जीवन जिए। हम लोग जो कहा जाता है अपरिग्रह की कम से कम रखें, लेकिन अब जो है वह परिग्रह कैसे ज्यादा से ज्यादा ले लें, इस पर हमारा जोर है। तो वो तो न इकाजी के पक्ष में है न समाज के पक्ष में। आप जो दूसरा विकल्प दे रहे हैं उसमें आप ये मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है सब बिल्कुल ठीक है और उसके अनुसार हमको अपनी संस्कृति में परिवर्तन करना चाहिए। कहीं न कहीं दोनों के बीच में सच्चाई है कि जो था उसमें भी कुछ काम लायक है, जो नया है उसमें भी कुछ काम लायक है, और दोनों में कुछ बेकार। मैं यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गीता जी, मुझे लगता है कि सर अभी भी फीवर की स्थिति में हैं, तो अब सर को हाँ, हाँ, ज्यादा ना हाँ। परेशान किया जाए। और जी, सर ने जी। बहुत विस्तार से और बहुत तरह से इस बात की, और आज जितने व्यापक दृष्टि से इस लोक परंपरा पर बात हुई है, वह अपने आप मेरे लिए तो खैर एक अनोखी उपलब्धि है। और इस ज्ञानवर्धन का मैं क्या कहूँ सर, बहुत बहुत आभार सर। गीता जी आगे प्रोसीड करें। जी, जी, जी। सर, थोड़ी-सी मैं उस पर कि सर ने क्या-क्या थोड़े बिंदु किए हैं, जो जरूर। लोक का आशय और प्रयोजन क्या है, उस पर बात करते हुए सर ने जो हमारे भाषा है, उसका यथार्थ है, उसकी सीमा और लोक का प्रयोग हम करके कैसे एक सीमित जगह से बड़ी जगह में जुड़ते हैं, और जिसमें हम व्यक्ति की बात नहीं बल्कि समग्र या समष्टि की बात करते हैं। इस पर आपने बात की और लोक को इतने विस्तारित रूप में आपने बताने का प्रयास किया कि तीनों लोक मिलकर कितना बड़ा परिसर ये बनाते हैं, जिसमें हम सकल और जो समग्र है उसका विस्तार करते हैं, उस रूप में आपने बात की। और आपने जो हमारा लोक है, उसकी जो नाना अभिव्यक्ति हैं साहित्य के रूप में, भाषा के रूप में, उसको आपने बताया कि कैसे गीत है, कला है, नाटक है, वाद्य है, अनुष्ठान है, लोकाचार हैं, किस्से कहानियाँ हैं, लोक गाथाएँ हैं। इसके माध्यम से आपने अपनी बात रखी और जो हमारे मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, इन सबको आपने इसमें समेटा। और आपने यहाँ तक बात की कि जो पाणिनि हैं या पतंजलि हैं, इन दोनों ने किस प्रकार से लोक का प्रयोग किया, और आपने ये भी बात की कि जो लोक है, वो प्रमाणिक है और शास्त्र का निकष भी लोक ही है। आपने इस रूप में अपनी बात रखी, और जो लोक है और शास्त्र है, उसमें किस प्रकार से संवाद होता है, ये भी आपने बात की। और लोक जीवंत है और जो हमें समृद्ध बनाता है, और इसलिए हमें अपने लोक को बचाने की आवश्यकता और उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता, उसे अपने बीच में लाने की आवश्यकता पर आपने जोर दिया। और सर्वे भवन्तु सुखिनः पर जोर देते हुए आपने लोक के महत्व को बताया। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अस्वस्थ रहते हुए भी हमारे बीच में ये समय दिया और इतनी सारगर्भित बात की, नए तरीके से नए बिंदु आपने रखे। मैं आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की ओर से आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और जो धन्यवाद। महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, जो इस तरह के कार्यक्रम के लिए हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनका भी धन्यवाद। आईक्यूएससी सेल की कन्वीनर प्रोफ़ेसर विनीता तुली, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जो हमारी टेक्निकल टीम है, जिसके कारण ये हमारा कार्यक्रम संभव हो पा रहा है, उसका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और अंत में जो प्रतिभागी हैं, उनके बिना ये संभव नहीं हो सकता, उन सब का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम अब आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने अस्वस्थ रहते हुए भी हमें इतना समय दिया और हमारी जितनी शंकाएँ थी, जितनी जिज्ञासाएँ थी, उनको भी शांत करने का प्रयास किया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब हम कल 2 बजे अगले सत्र में अगले दिन के